कहानी का ये 11वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। धारा को कार में लिटाते ही अरिजीत ने कार तीव्र गति से आगे दौड़ा दी। धारा का भाई बार बार उसका मुंह पकड़कर दीदी दीदी कर रहा था। अरिजीत बोला, परेशान मत हो, तुम्हारी दीदी को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, अभी ठीक हो जाएगी वो। कहते हुए उसका स्वर भर्रा गया। पता नहीं कब धारा उसके दिल के इतने करीब आ गई कि उसका दुख उसे अपना दुख लगने लगा है। भगवान क्यों किसी इंसान को इतना दुख दे देते हैं। वो धारा को कुछ नहीं होने देगा। हॉस्पिटल के सामने पहुंचकर उसने कब कार रोकी और कब धारा को बाहों में समेटकर कब डॉक्टर साहब को पुकारते हुए अंदर पहुंचा, उसे पता ही नहीं चला। डॉक्टर, इसे देखिए क्या हो गया है। सारा शरीर ठंडा पड़ गया है। उसकी आंखों से आंसू बहकर गालों को भिगो रहे थे और उसको इसका एहसास भी नहीं था। काम डाउन अरिजीत, लेट मी चेक। डॉक्टर ने हमदर्दी से उसका कंधा थपथपाया। फिर डॉक्टर का ध्यान बेड पर पड़ी धारा की तरफ आकर्षित हुआ। आप लोग बाहर निकलिए, नर्स इन लोगों को बाहर करिए। डॉक्टर गंभीर चेहरा बनाए धारा की हार्ट बीट और पल्स चेक कर रहे थे। अरिजीत बाहर निकल आया तो उसे होश आया कि उसके अपने घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। रिया के घर से निकले काफी समय हो गया था। उसने मुग्धा के नंबर पर कॉल लगा दी। मॉम से बात करने पर वो पता नहीं क्या क्या पूछने लगती। मुग्धा को बताकर वो थोड़ी देर में घर पहुंच जाएगा। उसने फोन काट दिया। अब उसका ध्यान अपने पास बैठे भानु की तरफ आकर्षित हुआ। वो बिल्कुल गुमसुम सा उसके नजदीक ही बैठा था। पता नहीं कितनी देर तक वो दोनों रूम के बाहर खामोश बैठकर अपने अपने ख्यालों में गुम रहे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब बाहर आए तो उनका चेहरा गंभीर था। वो अरिजीत को देखकर बोले, अरिजीत, मैंने पहले भी कहा था कि इस लड़की को प्रॉपर देख रेख और अच्छी डाइट मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन ये पहले से भी बदतर हालत में मेरे सामने मौजूद है। क्या कहूँ, तुम ही बता दो। अरिजीत चुप खड़ा रहकर उनकी डांट सुनता रहा। लापरवाही तो हुई थी। मॉम को धारा को बीमारी के फौरन बाद गांव नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन उन्हें भी क्या मालूम होगा कि वो अपने घर जाकर और बीमार पड़ जाएगी। उन्होंने तो उसके भले के लिए सोचा होगा। पहले तो उसे कुछ भी मालूम नहीं था, पर अब तो वो जान गया है कि अपने मामा के घर उसे क्या ही आराम मिला होगा। डॉक्टर साहब बोले, इसे अभी यहीं रखूंगा मैं, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, चाहे 2 दिन लगे या 4 दिन। आप लोग चाहे तो घर चले जाएं। उसे आराम के लिए नींद की दवा दी है, वो अब सुबह ही उठेगी। कहकर डॉक्टर साहब अपने केबिन की तरफ चले गए। मुझे दीदी से मिलना है। भानु ने नीचे सिर झुकाए झुकाए सुबकी ली। अरिजीत थोड़ी देर तक उसका चेहरा देखता रहा और फिर बोला, तो तुम धारा के भाई हो। हालांकि ये सवाल निरर्थक था, क्योंकि अब तो उसे पता था कि वो भानु है, धारा का छोटा भाई। आप मेरी दीदी को जानते हैं? उसने हिचकते हुए कहा। हाँ जानता हूँ, उसने जवाब दिया। कैसे? अरिजीत कुछ जवाब नहीं दे सका। क्या बताया उसे कि कैसे? धारा जो उसके लिए है वो उसे बता नहीं सकता और वह उसके घर में काम करती है, ये कहना तो और ज्यादा मुश्किल है। वो थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, चलो तुम्हारी दीदी को देख कर आते हैं। वो भानु का हाथ पकड़कर धारा के रूम में पहुंचा। वहां बैठी नर्स ने उनकी तरफ देखा और बोली, ये तो सो रही है, डॉक्टर ने उन्हें डिस्टर्ब करने को मना किया है, आप लोग बाहर ही बैठ जाइए। जी बस एक बार देखना था, वो नरमी से बोला। मुझे यहीं दीदी के पास रहना है, भानु ने अरिजीत की तरफ देखकर कहा। अरिजीत ने एक बार नर्स की तरफ देखा और फिर भानु को समझाते हुए बोला, अभी दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, हम लोग यहाँ नहीं रह सकते। लेकिन मैं दीदी के साथ ही रहूंगा, वो उसका हाथ पकड़कर विनती करते हुए बोला। देखो भानु, आप चाहते हो ना कि आपकी दीदी जल्दी से ठीक हो जाए, है ना? भानु ने सहमति में सिर हिलाया तो अरिजीत उसे समझाते हुए बोला, तो दीदी को रेस्ट करने दो, मैं सुबह तुम्हें फिर मिलाने ले आऊंगा। अभी दीदी को सोने दो, मैं यहीं बाहर बैठा रहूंगा। अरिजीत की बात सुनकर वो भोलेपन से बोला तो अरिजीत उसे मना करते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता, फिर तुम्हारी दीदी मुझसे नाराज हो जाएंगी। अरिजीत का मन भी वहां से जाने का नहीं था, लेकिन उसे मालूम था कि घर में उसकी मॉम इस समय बहुत नाराज और बेचैन होंगी, इसलिए उन्होंने आज उसे फोन भी नहीं किया था। वो जब भानु के साथ घर पहुंचा तो सब लोग डिनर करके अपने अपने रूम में जा चुके थे।
भानु को विमला के सुपुर्द करके और उसे ये समझा कर कि उसे खिला पिलाकर उसके सोने का इंतजाम कर दे, वो सीधे अपनी मॉम के कमरे में चला गया। मॉम वो नॉक करके उनके रूम में घुसा। पवित्रा जी अभी सोई नहीं थी, लेकिन वो अरिजीत से नाराज थी। रिया का फोन आया था और उसने बताया था कि उसके मॉम डैड ने अरिजीत को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। उन्हें अरिजीत के वहां ना रुकने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब वो वहां से जल्दी निकल आया था तो फिर इतनी देर कहाँ व्यस्त था। उन्हें अरिजीत के इस तरह बाहर रहने से परेशानी हो रही थी। पहले तो उसने ऐसा कभी नहीं किया, हमेशा अपनी मॉम के आसपास ही रहता था। मॉम सो गई क्या? वो उनके नजदीक चला आया। पवित्रा जी ने आंख खोलकर उसकी तरफ देखा, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोली। अरिजीत उनको चुप देखकर बोला, क्या वो नाराज है क्या? तुम कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने सीधे पूछ लिया। वो मैं। अरिजीत अटक गया, कुछ काम में फंस गया था, उसने हिचकते हुए कहा। किस काम में? वो सीधे सीधे पूछ रही थी। उसने उनकी आंखों में झांका। अब झूठ बोलना उसके वश में नहीं था। उसने मन में निश्चय किया कि वो अब कुछ भी छुपाएगा नहीं। वो धारा बेहोश हो गई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले गया था, वहीं थोड़ी देर लग गई। उसने मन ही मन अपने को मजबूत करते हुए कहा, वो तुम्हें कहाँ मिल गई? वो तो अपने गांव चली गई थी। धारा का नाम सुनते ही उन्हें चिढ़ लगने लगी। मॉम में आ रहा था, वहीं रास्ते में वो और उसका भाई मिल गए थे। अरिजीत का चेहरा उसके शब्दों का साथ नहीं दे रहे थे। पवित्रा जी संदेह जताते हुए बोली, कहाँ रास्ते में? तुम्हारा रास्ता तो उसके रास्ते से एकदम अलग है। पवित्रा जी का चेहरा और आवाज दोनों कठोर हो गए थे। मॉम, अरिजीत के मन में आया कि वो अभी सब कुछ साफ साफ अपनी मॉम को बता दे, लेकिन अभी मॉम का मूड बहुत खराब था। अभी बात करने से बात बिगड़ सकती थी, इसीलिए उसे धैर्य से काम लेना होगा। खराब मूड में मॉम को सही बात भी गलत लगेगी। उसने अपने होठों को भींचकर अपनी मॉम की तरफ देखा। मॉम, अभी आप बहुत गुस्से में हैं, मैं आपसे सुबह बात करता हूँ, कहकर वो उठकर खड़ा हो गया। लेकिन पवित्रा जी ने कुछ कहना चाहा। गुड नाइट मॉम, उसने हौले से कहा और फिर बेडरूम से बाहर निकल गया। पवित्रा जी सोच में पड़ गई। अरिजीत की गुड नाइट ने उनकी नींद उड़ा दी थी। वो बेचैनी से आंखें झपकती रहीं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। आखिर ये क्या लीला दिखा रहा है भगवान? जो वो नहीं चाहती वही बातें सामने आती जा रही हैं। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब उन्होंने केशव से किसी अपने तरफ की लड़की लाने को कहा था। धारा का अद्भुत दैवीय सौंदर्य देखकर जो आशंका सी उनके दिल में आ गई थी, वो कहीं सच न हो जाए। आगे के भय से वो सिहर उठी। धारा और अरिजीत का सामना ना हो इसलिए तो उन्होंने धारा को गांव भिजवा दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों वो बार बार अरिजीत से टकरा रही है। गुस्से में उन्हें अरिजीत से ये भी पूछना याद नहीं रहा कि वो रिया की जन्म कुंडली लाया कि नहीं। अब वो जरा से भी ढिलाई नहीं करेंगी। कल ही पुरोहित जी से बात करके सगाई की तिथि निश्चित करवाएंगी। अब उन्हें अरिजीत के साथ थोड़ी कड़ाई बरतनी पड़ी तो वो भी बरतेंगी, लेकिन जो उन्होंने ठान लिया है उससे पीछे नहीं हटेंगी। कुछ भी हो वो हार नहीं मानेगी, मान ही नहीं सकती। उस जरा सी लड़की धारा से वो कभी हार नहीं मानेगी। पता नहीं कुछ ना होते हुए भी उन्हें उस लड़की से क्यों चिढ़ हो रही थी। अरिजीत को भी नींद नहीं आ रही थी। धारा वहां हॉस्पिटल में अकेली पड़ी है, ये ख्याल उसे सोने नहीं दे रहा था। इधर अरिजीत अपने कमरे में बेचैन था। मॉम भी नाराज है। उन्हें किस तरह धारा और भानु की पढ़ाई और भानु को भी यहीं रखने के लिए मनाएगा। ये तो उसे विश्वास है कि मॉम कभी भी धारा के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकती। आज कितनी बुरी हालत में थी धारा। भारुण तो रोने ही लगा था। खुद उसका मन भी कमजोर पड़ गया था कि धारा को कुछ हो न जाए। उसने आंखें मूंद ली और सोने की कोशिश करने लगा। कल का दिन ही है उसके पास, उसके बाद उसे वापस अपने कॉलेज जाना है। उसे जाने से पहले सब कुछ ठीक करना होगा। इधर केशव जी थके हारे जब घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि धारा भी घर से गायब है। पारुल दोनों भाई बहनों को जी भर के कोसने के बाद अब शांत बैठी थी। केशव जी गुस्से में बोले, तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं है? उसकी हालत कितनी खराब थी और उसे अकेले जाने दिया। जवान जहान लड़की, उसे कुछ हो जाए तो? वो आराम से खाना बनाती पारुल को देखकर भड़क उठे। तुम्हें इतना दर्द था तो चले क्यों नहीं गए? यहीं रहकर उसके साथ भटकते रहते।
मुझे इतनी फुर्सत नहीं है, समझे? पारू ने शांति से जवाब दिया। तुम्हारे आगे भी बच्चे हैं, कल को उनके साथ ऐसा कुछ हो तो? केशव जी गुस्से में बोल गए। आग लगे तुम्हारी जबान को, कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो। मेरे अकेले के बच्चे नहीं हैं, अपने ही बच्चों के लिए बुरा सोचते दिल नहीं डरता। पारुल बौखला गई। बाबा सब कहीं तो देख लिया, ना तो धारा मिली ना ही भानु। शंकर ने बीच में दखल देते हुए कहा, आप उसके गांव में फोन लगाकर पूछो कि वहां तो नहीं पहुंच गई। उसने सलाह दी। केशव जी बोले, अब रात में किसका दरवाजा खटखटाए? सोहन के यहाँ जाकर देखता हूँ। दीदी के गांव में उसकी रिश्तेदारी है, वहां फोन करके पूछ ले। कहकर वो निराश भाव से बाहर निकल गए। उन्हीं की गलती है, सुबह उन्हें जाना नहीं चाहिए था। किसी के फोन से मुंह पहले फोन करवा देते कि आज नहीं आ पाऊंगा। अगली सुबह हॉस्पिटल में धारा की आंख सुबह ही खुली। हॉस्पिटल के साफ सुथरे बिस्तर पर खुद को देखकर उसे पहले तो समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। वो उठकर बैठने लगी कि नर्स अंदर चली आई। कैसा महसूस हो रहा है? तबीयत ठीक लग रही है? वो मुस्कुराते हुए बोली, मुझे यहाँ कौन लाया? मैं तो गांव में थी। धारा ने उसकी तरफ देखते हुए कमजोर आवाज में पूछा। तो नर्स बोली, अरिजीत सूर्यवंशी लेकर आए थे। बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए, बहुत समझाने के बाद रात में यहाँ से गए। धारा ने बेचैनी से कहा, लेकिन मैं घर जाऊंगी, अब मैं ठीक हूँ। वो कहकर बेड से उतरने लगी। नर्स उसे रोकते हुए बोली, अरे रे, क्या कर रही हो? बिना डॉक्टर साहब की परमिशन की तुम कहीं नहीं जा सकती। अभी ज्यादा चलोगी तो फिर उसी हाल में पहुंच जाओगी। उसने धारा को जबरदस्ती फिर लेटा दिया। अभी बहुत वीकनेस है तुम्हें, रात तो बहुत बुरी हालत थी तुम्हारी, लेकिन मुझे अपने घर जाना है। धारा ने जोर देकर कहा। तो नर्स बोली, हाँ हाँ चले जाना, लेकिन डॉक्टर साहब के आने के बाद। ठीक है, अब चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। हाथ मुंह धुलवा कर तुम्हें दलिया देना है और फिर दवाई भी खानी है। धारा को नर्स की बात माननी ही पड़ी। इधर मोन पैलेस में अरिजीत सुबह जल्दी ही उठ गया और उठते ही सबसे पहले विमला के कमरे की तरफ चला गया। विमला वहां नहीं थी, लेकिन रजाई में दुबका भानु आराम से सो रहा था। वो किचन में आया और वहां काम करती विमला और नीतू को देखकर मुस्कुराया। खाना खिलाकर मैंने अपने कमरे में ही सुना लिया था भानु को। रात में वो अच्छी तरह सो गया था। विमला ने फौरन कहा, ठीक है, जब तक सो रहा है सोने दो। मेरी कॉफी रूम में भिजवा देना। वो फिर अपने बेडरूम में चला गया। मॉम का रूम भी बंद था। शायद वो भी अभी उठी नहीं थी। उसे मॉम से बात करनी थी, लेकिन सही समय देखकर वह कॉफी पीकर तैयार होने लगा। अपनी भावनाओं पर काबू रखकर पहले वो धारा और भानु की आगे की पढ़ाई की बात करेगा। उसने सोच लिया था। डॉक्टर साहब ने धारा के रूम में प्रवेश किया तो वह व्यग्र सी बैठी हुई थी। उसे भानु की चिंता सता रही थी। नर्स ने उसे बता दिया था कि रात में अरिजीत के साथ उसका भाई भी था। कैसा महसूस कर रही हो आप? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा तो धारा बोली, जी ठीक हूँ। डॉक्टर साहब बोले, धारा, तुमसे कहा था कि घर पर ही रेस्ट करना। जी सर, मैं रेस्ट ही कर रही थी। धारा ने साफ झूठ बोला। कॉलेज जाते समय भीग गई थी क्या? धारा ने उदास स्वर में जवाब दिया, नहीं सर, मैं कॉलेज नहीं जाती हूँ। डॉक्टर साहब ने आगे पूछा, फिर सारे दिन क्या करती हो? कहकर डॉक्टर साहब ने उसका हाथ पकड़ा और फीवर चेक करने लगे। मुझे घर जाना है सर। धारा ने सिर झुकाकर कहा, आज तो तुम नहीं जा सकती। डॉक्टर साहब थोड़ा गंभीर हो गए तो धारा विनती करते हुए बोली, सर मुझे जाने दीजिए, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब बोले, हाँ तो घर तो भेज ही देंगे तुम्हें, यहाँ थोड़े ही रखेंगे, लेकिन तबीयत संभलने के बाद। अभी भी तुम्हें फीवर है। धारा बोली, सर मेरा छोटा भाई परेशान हो रहा होगा, मैं यहाँ नहीं रुक पाऊंगी। डॉक्टर साहब ने आराम से कहा, छोटे भाई को तुम्हारे माता पिता देख लेंगे। सर मेरे माता पिता नहीं हैं। कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। ओह आई एम सॉरी, क्या हुआ तुम्हारे माता पिता को? डॉक्टर साहब ने हमदर्दी से पूछा। उनकी कहानी भी धारा से मिलती जुलती थी। उन्होंने भी बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था। इस मासूम सी लड़की से उन्हें एक अजीब सा लगाव होने लगा। धारा ने हौले हौले उन्हें अपने पिता के तैनाती स्थल से लापता होने और माँ के बाग का शिकार बन जाने की बात बता दी। डॉक्टर साहब को इसकी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। और कोई रिश्तेदार नहीं है तुम्हारा?
अम्मा थी, वो भी चल बसी। उन्होंने आगे पूछा, और अरिजीत को कैसे जानती हो? धार ने बता दिया कि वो उनके यहाँ काम करती है। डॉक्टर साहब अनुभवी थे। रात में अरिजीत की हालत देखकर वो समझ गए थे कि यह लड़की अरिजीत के लिए क्या है। लेकिन जैसा धारा बता रही थी कि वो उनके यहाँ काम करती है, तो उन्हें समझ में आ गया था कि अरिजीत का प्यार बहुत सी मुश्किलों और परेशानियों से गुजरने वाला है। वो कुछ क्षण तक धारा का चेहरा देखते रहे। किसी राजकुमारी सरीखा रूप था इस लड़की का। कोई भी उसे अपने परिवार में शामिल कर खुशी होता। लेकिन समाज में रूप रंग और स्वभाव के ऊपर भी बहुत कुछ होता है। घर में काम करने वाली लड़की से कोई भी महिला अपने बेटे की शादी नहीं करना चाहेगी, और पवित्रा सूर्यवंशी तो बिल्कुल भी नहीं, जिनके परिवार का स्टेटस इतना ऊंचा है। डॉक्टर साहब कुछ सोचकर बोले, देखो धारा, अब मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। तुम्हें भविष्य में किसी भी तरह की जरूरत पड़े तो मेरे पास आना। मैं तुम्हें कहीं भी अच्छी जगह नौकरी दिलवा दूंगा और तुम्हारे रहने का भी प्रबंध कर दूंगा। तुम अपने भाई के साथ आराम से रह सकती हो। धारा ने असमंजस से पूछा, आप? लेकिन क्यों? क्योंकि तुम अकेली हो, हर जगह नहीं रह सकती। वो गंभीरता से बोली। लेकिन मैं तो मून पेलेस में काम कर रही हूँ, धार ने सादगी से कहा। मैंने भविष्य की बात कही है, उन्होंने हल्के से मुस्कुराकर कहा। पता है, मेरी कहानी भी तुमसे मिलती जुलती है। अच्छे घर से था, एक एक्सीडेंट में माँ बाबा को गंवा दिया। जो था जमीन जायदाद सब रिश्तेदार हड़प गए। तुम्हारी तरह घरेलू नौकर बनकर दिन काटे हैं मैंने, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। रात रात भर जाकर पढ़ता था, अपनी मेहनत से डॉक्टर बना। एक दयावान इंसान ने मेरी मदद की और अपने घर में रख लिया। मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाया। आज मेरा इतना बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन परिवार नहीं है। शादी की उम्र में रात दिन काम करता रहा और इसी तरह उम्र निकल गई। कोई देखने वाला नहीं था, ना ही कोई मेरे बारे में सोचने वाला था। मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को आगे पढ़ने में मदद करूंगा। तुम चाहो तो इसी हॉस्पिटल में काम कर सकती हो, कहकर डॉक्टर मृदुल उठ खड़े हुए। आज तो तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। कल सुबह मैं एक बार फिर देखूंगा और सब कुछ ठीक रहा तो कल सुबह तुम्हें डिस्चार्ज कर दूंगा। सिस्टर, मेरे साथ आओ, वो नर्स से कहते हुए बाहर निकल गए। धारा ने गहरी सांस ली और फिर लेट गई। पता नहीं भानु क्या कर रहा होगा। अरिजीत उसके लिए इतना क्यों कर रहा है? अगर वो वास्तव में भानु का किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देता है और भानु उसके साथ ही रहने लगे, तो इससे बढ़कर खुशी धारा के लिए और क्या होगी। इधर अरिजीत डाइनिंग हॉल में पहुंचा तो उसके बाबा और मॉम आ चुके थे और उसके और मुग्धा के आने का इंतजार कर रहे थे। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बाबा, रघुवीर साहब बोले। गुड मॉर्निंग बेटा, मुग्धा कहाँ है? आ रही है बाबा, कहकर अरिजीत अपनी चेयर पर बैठ गया। रघुवीर साहब बोले, अरिजीत, पवित्रा बता रही थी कि तुम रात में किसी बच्चे को लेकर आए थे। अरिजीत बोला, बाबा, वो धारा का भाई है। पवित्रा जी का मन धारा का नाम सुनते ही कसेला हो गया। कितनी अच्छी तरह रखा था उस लड़की को, लेकिन उसने क्या किया? विमला आकर ब्रेकफास्ट लगाने लगी। अरिजीत ने विमला से पूछा, विमला दी, भानु उठ गया क्या? जी छोटे साहब, विमला ने जवाब दिया। बुलाकर लाओ जरा, अरिजीत ने कहा। विमला के साथ सब चाहता हुआ भानु चला आया। विमला ने उसे नहला धुला दिया था। वो कपड़े तो पुराने ही पहना था, लेकिन नहाकर साफ सुथरा बहुत अच्छा लग रहा था। अरिजीत पर नजर पड़ते ही वो उसके पास आ गया और बोला, भैया, मुझे दीदी के पास जाना है। तुमसे तो अच्छी खासी जान पहचान हो गई इसकी, रघुवीर साहब कहकर खुलकर मुस्कुरा दिए। तभी मुग्धा भी चली आई। अरे, ये क्यूट सा बच्चा कौन है? वो चहक कर बोली। धारा का भाई है, विमला ने जवाब दिया। अच्छा, और धारा दी कहाँ है? मुग्धा ने पूछ लिया। उसको फिर बुखार हो गया, विमला ने कहा। पवित्रा जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्हें मालूम था कि गुस्सा करने से बात बिगड़ जाएगी, इसलिए वो शांत बैठी हुई थी। वो विमला से बोली, विमला, बातें ही करती रहोगी? जाओ बटर बॉक्स में और बटर भर कर लाओ और मेरे कप में कॉफी डालो। न चाहते हुए भी उनका स्वर कठोर हो गया। रघुवीर साहब ने चौंक कर उनकी तरफ देखा और फिर अपनी कॉफी पीने लगे। मुग्धा ने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? मुग्धा बड़ी दिलचस्पी से उसे देख रही थी।
गांव में भानु ने सिर झुकाकर जवाब दिया, तुम अपनी दीदी के साथ क्यों नहीं रहते? मुग्धा उसी से बात करती रही। मॉम, इसे भी धारा के साथ रहने की परमिशन दे दीजिए, यहीं रहकर पढ़ लेगा। क्यों बाबा? अरिजीत ने मौका देखकर फौरन कहा। अभी क्या मालूम है कि ये यहाँ रहना चाहता है या नहीं। मैं धारा से बात कर लूंगी कि वो क्या चाहती है। पवित्रा जी ने 2 मिनट तक अरिजीत का चेहरा देखा और रोकी आवाज में कहा, चलो अब बातें बंद करके ब्रेकफास्ट करो। विमला, इसे इसके मामा के पास छोड़कर आओ। उन्होंने रुखाई से कहकर सिर झुका लिया। पंडित जी अभी आए नहीं है मालकिन, विमला ने बताया और भानु को अपने साथ ले गई। मुग्धा ने आंखों ही आंखों में अपने भाई को इशारे से समझाया कि मॉम का मूड ऑफ है। सब लोग चुपचाप नाश्ता करने लगे। ब्रेकफास्ट के बाद अरिजीत अपनी मॉम को बताने लगा कि वो भानु को हॉस्पिटल छोड़ने जा रहा है, तो पवित्रा जी ने कहा कि वो भी उनके साथ चल रही है। भानु को हॉस्पिटल छोड़कर वो उनके साथ पुरोहित जी के पास चलेगा। अरिजीत उन्हें मना करना चाहता था, लेकिन उनका खराब मूड देखकर मना नहीं कर पाया। धारा के रूम तक भानु को छोड़ने वो उसके साथ गई। धारा दवाइयों के असर से सो रही थी। अरिजीत ठंडी सांस भर कर रह गया। आज का ही दिन है उसके पास, कल सुबह सुबह उसे निकल जाना है। धारा की खराब तबीयत की वजह से वो उससे कोई बात भी नहीं कर पाया। पवित्रा की नजरें बीच बीच में अरिजीत के चेहरे पर चली जाती। वहां से निकलकर वो पुरोहित जी के आश्रम की तरफ निकल पड़े। पवित्रा जी काफी देर से मन ही मन सोच रही थी कि अरिजीत से बात करें, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि वो इन सारी परिस्थितियों को अपने ढंग से हैंडल करेंगी। बस एक दिन की बात और है, फिर तो अरिजीत काफी समय के लिए चला जाएगा। पीछे से स्थिति संभालने के लिए उनके पास बहुत समय होगा। ये सोचकर वो सुकून महसूस करने लगी और उनके होठों पर मुस्कान लौट आई। जब वो लोग पुरोहित जी के आश्रम पहुंचे तो पुरोहित जी भगवत कथा के मंच पर बैठे हुए थे। उन्होंने वहीं बैठे बैठे उन्हें थोड़ा रुकने का संकेत किया और अपने काम में व्यस्त हो गए। पवित्रा जी और अरिजीत वहीं पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। साथ में आया ड्राइवर फल और मिठाइयों के डिब्बे निकालकर आश्रम के सेवक को पकड़ा गया। आश्रम में सभी लोग उन्हें पहचानते थे। फौरन उनके लिए जलपान आ गया, जिसे पवित्रा जी ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। अरिजीत बेचैनी से पुरोहित जी का इंतजार करने लगा। आधा पौने घंटे बाद पुरोहित जी मंच से उठ खड़े हुए और उन्हें अपने पीछे आने का इशारा करते हुए अपने कक्ष की ओर बढ़ गए। आइए बैठिए, काफी देर इंतजार करना पड़ा आपको। नहीं नहीं गुरुजी, हमें पहले फोन कर लेना चाहिए था, पवित्रा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। फोन भी कर लेते तब भी थोड़ा समय तो लग ही जाता, गुरुजी बोले। आपको मैंने बताया तो था कि आजकल भागवत कथा चल रही है। आप लोगों ने कुछ जलपान नहीं किया? उन्होंने पवित्रा जी से पूछा। नहीं गुरुजी, अभी जरूरत नहीं है, अभी घर से खा पी कर ही चले थे। अरिजीत ने विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़े। जन्म कुंडली लाई है? वो पवित्रा जी की तरफ मुड़े। जी गुरुजी। उन्होंने अपने साथ लाए बैग से रिया की जन्म कुंडली निकालकर उनके सामने रख दी। 1 मिनट। गुरुजी ने अपना चश्मा लगाया और उठकर अपनी अलमारी में अरिजीत की कुंडली ढूंढने लगे। ये रही। उन्होंने जन्म कुंडली निकाली और उसे लेकर फिर अपने आसन पर बैठ गए। थोड़ी देर तक वो दोनों की जन्म कुंडली बारी बारी से पढ़ते रहे, फिर अध्ययन करके बोले। कन्या की जन्म कुंडली तो निसंदेह बहुत अच्छी है, समृद्ध जीवन जिएगी, हमेशा ऐशो आराम में रहेगी। उन्होंने सर उठाकर पवित्रा जी से कहा, लेकिन उन्होंने चश्मे के पीछे से झांका। इनके विवाह को कुछ अरसे के लिए टाल दीजिए तो अच्छा है। क्यों गुरुजी, कोई दुर्योग है क्या? पवित्रा जी ने कुछ घबराहट भरे स्वर में कहा। नहीं नहीं, दुर्योग कोई नहीं है, आप कोई आशंका ना करें। ऐसा है? वो थोड़ा रुक कर बोले। आप ये कुंडली मेरे पास ही छोड़ जाइए, मैं इसका भली भांति अध्ययन करने के बाद आपको सब कुछ बता पाऊंगा। इत्मीनान से दोनों का मिलान करके देखूंगा। ऐसे कामों में जल्दबाजी ठीक नहीं है, कहकर वो मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर बाद वो दोनों आश्रम से वापस लौट रहे थे। अरिजीत ने सोचा कि वो अपनी मॉम को पैलेस छोड़कर एक बार फिर हॉस्पिटल का चक्कर लगा लेगा, लेकिन पवित्रा जी उसे अपने साथ गारमेंट फैक्ट्री की तरफ ले गई। रघुवीर साहब मीटिंग में व्यस्त थे तो वो दोनों उनके ऑफिस में जाकर बैठ गए। पवित्रा जी बोली, अरिजीत कॉफी पियोगे? अरिजीत ने हामी में सिर हिलाया तो उन्होंने इंटरकॉम से 2 कॉफी लाने को बोल दिया।
उसका एक एक पल भारी हो रहा था। अब तक उन्हें घर से निकले काफी समय हो गया था। अरिजीत अब समझ गया था कि मॉम ज्यादा समय उसे अपने साथ रखकर समय बीतने का इंतजार कर रही हैं। जब शाम ढलने के बाद वो घर पहुंचे तो वो थकने का बहाना कर सीधे अपने रूम में चला गया। अभी उसे पैकिंग भी करनी थी। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद उसने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। अपने कपड़े बटोरते समय धारा के लिए लिया गया स्कार्फ उसके सामने आ गया। अब वो ये स्कार्फ धारा को कैसे देगा? उसने स्कार्फ को एक शॉपिंग बैग में रखा और उस पर एक नोट लिखकर चुपचाप धारा के कमरे में जाकर उसके सामान के साथ रख आया। केशव जी को मौन पर ऐसा कर विमला से पता चला कि भानुधारा दोनों ही हॉस्पिटल में है, तो उन्होंने मन ही मन हाथ जोड़कर भगवान का शुक्र अदा किया। पवित्रा जी घर में थी नहीं, इसलिए वो बिना पूछे हॉस्पिटल नहीं जा सके। वैसे भी उन्हें ये आशंका सता रही थी कि पवित्रा जी और रघुवीर सूर्यवंशी जी धारा की दुर्दशा के लिए जरूर उन्हें डांट लगाएंगे। अगले दिन अरिजीत सुबह सवेरे ही निकल गया। पवित्रा जी बहुत सवेरे उठ गई थी। वो रात को भी अरिजीत के साथ देर तक रही, इसलिए अरिजीत सुबह भी धारा से मिलने नहीं जा सका। अरिजीत के जाने के बाद पवित्रा जी हॉस्पिटल चली आई और धारा पर अपनी सारी भड़ास निकाल दी। तुमको अपने घर में रखा, हर तरह की सुख सुविधा दी और तुमने क्या किया? वो गुस्से में उबल रही थी। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, वो रुआं से स्वर में बोली। तो पवित्रा जी गुस्से में बोली, शट अप, मुंह बंद रखो अपना। शर्म आती है तुम पर, किटकन कहेंगी। मैंने घर से निकाल दिया तो कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा तुम्हें। मेरे बेटी की तरफ देखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जरा सी जगह क्या दी, घर की मालकिन बनने के सपने देखने लगी। पवित्रा जी के शब्दों में जहर टपक रहा था। अरिजीत के जाते ही पवित्रा जी को धारा नाम का कांटा जल्दी से जल्दी अपनी जिंदगी से निकालना था। अरिजीत के सामने उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने ऊपर काबू रखा था। धारा के आंसू छलक पड़े। उसने सोचा था कि वो बिल्कुल भी अपनी आंखों में आंसू नहीं आने देगी, लेकिन ये बेसिर पैर के इल्जाम सुनकर वो अपने ऊपर काबू नहीं रख पाई। अगर उनकी बातों में जरा भी सच्चाई होती तो शायद उसे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन उसने तो कभी नजर उठाकर अरिजीत को देखा भी नहीं था। पवित्रा जी उसे धमकाते हुए बोली, अपनी हैसियत में रहो, समझी तुम? वो मुड़ी तो डॉक्टर मितुल को पीछे डोर खोलकर खड़े देखकर बहुत चक्का रह गई। वो इतने गुस्से में थी कि आधे ही धार पर बुरी तरह बरस पड़ी। डॉक्टर मितुल कब आकर उनके पीछे खड़े हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। किसी आया हुआ चेहरा लेकर वो बिना डॉक्टर मितुल से बोले बाहर निकल गई। उनके जाते ही धारा फूट फूट कर रो दी। डॉक्टर मितुल उसके सामने पड़ी चेयर पर बैठ गए। उन्होंने उसे कोई दिलासा नहीं दिया, उसे यूं ही रोने दिया और रोते रोते उसकी तबीयत खराब होने लगी। तब डॉक्टर साहब ने उठकर चुपचाप उसे सीने से लगा लिया। मैं ऐसी नहीं हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो लगातार बिलख रही थी। बस करो अब, तबीयत खराब हो जाएगी। उन्होंने सहारा देकर उसे बेड पर बैठा दिया। बेसहारा इंसान इस डस्टबिन की तरह होता है। उन्होंने कमरे में रखे डस्टबिन की तरफ इशारा किया। जिसका मन चाहता है अपने मन का कचरा उसमें उगल देता है, कहकर उन्होंने गहरी सांस ली। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया, उसने रूंधी आवाज में कहा। तो वो उसे समझाते हुए बोले, तुम बहुत मासूम बच्ची हो। वो बस अपने बेटे से डर गई है और बजाय उसे समझाने के तुम पर अपना गुस्सा निकाल रही है। धारा भरी आंखों से बोली, लेकिन मुझे उनके बेटे से कुछ भी नहीं चाहिए। वह खुद ही मुझसे अपनी पढ़ाई पूरी करने को कह रहे थे। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, कहकर वो फिर सिसकने लगी। डॉक्टर मृदुल की नजरों के सामने धारा के ठंडे पड़ते शरीर को अपनी बाहों में संभाले अरिजीत का आंसू से भीगा चेहरा याद आ गया। वो इतनी मासूम लड़की है कि अरिजीत की आंखों में पलने वाली चाहत को भी नहीं पहचान सकी, जो उन्होंने अरिजीत के लहजे और आंखों से भाप ली थी। पर डॉक्टर साहब क्या जाने कि धारा की अभी तक अरिजीत से 3 ही मुलाकातें हुई और 2 बार तो धारा बेहोशी थी। वो अरिजीत की आंखों में कभी झांक पाती तो पता चलता कि इन 3 मुलाकातों में ही अरिजीत का रोम रोम उसकी चाहत में डूब चुका है। डॉक्टर साहब बोले, इजी इजी, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम्हारी तबीयत फिर खराब हो जाएगी। चलो चुपचाप आराम करो।
तुमने इतनी देर तक व्यस्त कर लिया मुझे। मेरे पास और भी पेशेंट है भाई। वो मजाक या अंदाज में बोले, लेकिन धारा का मुंह उसी तरह उतरा रहा। वो धारा को समझाते हुए बोले, देखो बेटा, ये दुनिया है, इसके बहुत रूप देखने को मिलेंगे तुम्हें। तुम्हें अपनी तरफ ध्यान देना है। अपने को और अपने भाई को संभालो। तुम तो फिर भी खुशकिस्मत हो कि दुनिया में अपना कहलाने को तुम्हारा भाई तो है। मैं तो बिल्कुल ही अकेला था। दुनिया में कोई अपना नहीं। लेकिन फिर भी घरेलू नौकर से डॉक्टर बना और इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया। हिम्मत रखो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। दुनिया को दिखा देना कि तुम कमजोर नहीं हो। मेरा भाई वही है, उसने कमजोर स्वर में कहा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम चाहो तो इसी हॉस्पिटल में काम कर सकती हो। नर्सेस के लिए रूम्स बने हैं, उसमें रह सकती हो। अपने भाई को अपने दम पर पाल सकती हो। हिम्मत तो करो। लेकिन मुझे तो नर्स का काम आता ही नहीं है, उसने कहा। तो क्या हुआ? हॉस्पिटल में सिर्फ नर्स का काम ही नहीं होता, और भी बहुत से काम होते हैं। तुम स्टोर कीपिंग कर सकती हो, रिसेप्शन देख सकती हो, और धीरे धीरे सभी काम सीख सकती हो। वो आराम से उसे समझाते हुए बोले, अरे रे, कितना समय हो गया। तुमने मुझे अपनी बातों में उलझा लिया। मैं चलता हूँ, कहकर डॉक्टर मृदुल हंस पड़े। तुम अच्छे तरह सोच लो धारा। फिर वो गंभीर हो गए। कोई जबरदस्ती नहीं है बेटा। तुम यहाँ से जाना चाहोगी तो मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ रहो। मुझे भी एक बेटी मिल जाएगी। वो मुस्कुराए और फिर बाहर निकल गए। उस अनजान मासूम परी जैसी लड़की से उन्हें सच में ही सहानुभूति हो रही थी। हॉस्पिटल में पूरा दिन बेहोश अकेली पड़ी रही थी। उसकी देखभाल के लिए रुकने वाला कोई नहीं था। उसको इस तरह बेसहारा देखकर उनको अपना बचपन याद आ गया था। इधर पवित्रा जी धारा के रूम से निकलकर गुस्से में खोलती हुई जाकर अपनी कार में बैठ गई और ड्राइवर को मून पैलेस चलने का हुक्म दिया। इस जरा सी लड़की की इतनी मजाल कि उनके बेटे की पत्नी बनने के सपने देखे। वो कल ही समझ गई थी कि अरिजीत इस लड़की से मिलने के लिए तड़प रहा है, इसलिए उन्होंने उसे अपने साथ लगाए रखा। डिनर के बाद जब वो नीचे आया तो वो समझ गई कि वो धारा से मिलने जाने की फिराक में है, इसलिए वो देर रात तक अपने बेडरूम में नहीं गई। अरिजीत को उन्होंने अपनी बातों में लगाकर अपने पास बिठा लिया और उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि वो उसके मन की भावनाएं समझ रही हैं। बातों ही बातों में अरिजीत ने उनसे धारा और भानु की आगे पढ़ाई के बारे में बात की तो उनके तन बदन में आग लग गई। वो जिस तरह से धारा के लिए बात कर रहा था, उसका मन भांप जाना कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन उनके मुस्कुराते चेहरे ने उनके मन के भीतर की कड़वाहट जाहिर नहीं होने दी। उन्होंने अरिजीत को आश्वस्त किया कि वो उन दोनों भाई बहन का ख्याल रखेगी। उन्हें अरिजीत पर गुस्सा नहीं आया, क्योंकि वो जानती थी कि धारा की सुंदरता ने उसकी आंखें चौंधिया दी हैं। थोड़े दिन उससे दूर जाने के बाद उसे खुद ही अकल आ जाएगी कि एक खानदानी लड़की और एक नौकरानी में क्या फर्क होता है। उसी समय उन्हें धारा पर बेइंतहा क्रोध हो आया। उस लड़की ने जानबूझकर अरिजीत को भरमाने की कोशिश की है। उसे तो शुरू से पता था कि यह अरिजीत की होने वाली मंगेतर है और आगे चलकर ही मून पैलेस की बहू बनने वाली है। फिर भी उसने ऐसी ओछी हरकत की। अब तो इस धारा को यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। उसे दोबारा अरिजीत की नजरों में पड़ने देने का रिस्क वो नहीं ले सकती। केशव से ही कहेंगी कि अपने भांजे को यहाँ से ले जाए। अब वो उस लड़के से कोई बात नहीं करना चाहती। ढीठता तो देखो उसकी, कह रही है मैंने कुछ नहीं किया। मून पैलेस आ गया था। वो कार से उतरी तो उन्हें लॉन में धारा का भाई बैठा दिख गया। विमला भी उसी के साथ बैठी थी। उन्होंने कड़ी नजरों से विमला को देखा और अंदर चली आई। उनकी निगाह से ही विमला को समझ आ गया था कि उनका मूड खराब है। आज सुबह सुबह अरिजीत जब जाने लगा था तो उसने विमला को बुलाकर धारा और उसके भाई का ध्यान रखने को कहा था। लेकिन मालकिन का अंदाज देखकर ऐसा लगता नहीं है कि धारा के भाग्य में इस घर का अन्न लिखा हुआ है। आजकल पता नहीं क्या हुआ है मालकिन को कि धारा का नाम सुनते ही भड़क जाती है। तुम यहीं रहना, मैं अपने काम निपटाऊं जरा। दीदी के पास कब चलोगी? भानु ने पूछा। काम खत्म करके चलेंगे, तुम यहीं रहना, मेरा इंतजार करना। विमला ने उसका गाल थपथपाया और अंदर बढ़ गई। काश ऐसा होता कि लोग सच्चे प्यार की कदर कर पाते। लेकिन जो चीज़ें फिल्मों और टीवी में हमें अच्छी लगती हैं,
निजी जिंदगी में वो सामने आ जाए तो हम बौखला जाते हैं। धारा का दोष सिर्फ इतना था कि वो परियों की तरह सुंदर थी, लेकिन अपनी सुंदरता से वह खुद भी अनजान थी। उसने अपनी सुंदरता को कभी अपना गुण नहीं समझा था, बल्कि गांव में उन लड़कों की हरकत के बाद वो तो सोचती थी कि काश भगवान ने उसे मामूली शक्ल सूरत दी होती तो वो भी किसी की गंदी नजरों से बची रहती। रिया की चिढ़ भी उसकी सुंदरता से थी और पवित्रा जी को इस बात से नफरत हुई कि उनका सुयोग्य बेटा एक नौकरानी का दीवाना हो गया। प्यार की राह में जब तक कांटे ना बिछे हों, प्यार की कहानी पूरी नहीं होती। कहानी में कोई भी मोड़ आए, आप अपना प्यार धारा और अर्जित के लिए बनाए रखेंगे ये उम्मीद करती हूँ। अभी तो बहुत इम्तिहान बाकी हैं दोनों के। तुम्हें किस लिए रखा है यहाँ? विमला के अंदर आते ही पवित्रा जी उस पर बरस पड़ी। इसलिए कि दूसरों के बच्चे संभालती रहो। घर में कोई काम है या नहीं? अभी ड्राइवर से कहो कि इस लड़के को इसकी बहन के पास छोड़कर आए, या केशव हो तो उसे केशव के पास भेजो। मुझे ये पूरे घर में मंडराता नजर नहीं आना चाहिए। गुस्से में वो सब कुछ भूल गई थी। मॉम, आप ये कैसे बातें कर रही हैं? क्या हुआ है आपको? मुग्धा ने उनकी बात सुन ली थी। वो अच्छे से उन्हें खो रही थी। वो छोटा सा बच्चा है, उसके घर में बैठने से घर गंदा नहीं हो जाएगा। पवित्रा जी उसे डांटते हुए बोली, शट अप मुग्धा, बीच में दखल मत दो। तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है तो बीच में मत बोलो। मॉम, क्या हो गया आपको? कुछ दिनों से आप एकदम अजीब हो गए हो। इतनी नफरत क्यों हो गई है आपको धारा दी से? इतना तो ध्यान रखती थी आपका। उन्होंने किया क्या है? पवित्रा जी गुस्से में बोली, मुग्धा, मुंह बंद करके अपने कमरे में जाओ, नहीं तो मेरा गुस्सा तुम पर ही उतर जाएगा। मॉम, वो आहत भाव से उनको देख रही थी। पवित्रा जी ने उसे इग्नोर करते हुए अपने रूम की तरफ चेयर मोड़ ली। विमला भी सेज झुकाए खड़ी हुई थी। वो मुड़कर किचन की तरफ चली गई। सब पर उस लड़की ने जादू कर दिया है। पता नहीं इतनी हमदर्दी क्यों हो गई है उससे। कुछ तो करना पड़ेगा। इधर हॉस्पिटल में धारा अपने बेड पर बैठकर बहुत देर से सोच में डूबी हुई थी। क्या करे वो? अपने गांव लौट जाए क्या? पवित्रा जी की इतनी बातों के बाद वो उनके घर में तो नहीं रहना चाहती, लेकिन पारुल मामी के घर भी वो नहीं जाना चाहती। जैसा ए मानवीय व्यवहार पारुल मामी ने भानु के साथ किया है, उसने उसके दिल को चोट पहुंचाई है। उस पर से केशव मामा सही बात पर भी मामी के आगे मौन ही रह जाते हैं। दीदी, भानु की आवाज से उसके विचारों की श्रृंखला टूट गई। भानु खुशी खुशी उसकी तरफ बढ़ रहा था। धारा बोली, तुम किसके साथ आए हो? धारा चकित रह गई। सुरेश भैया लाए हैं मुझे, वो खुश होकर बोला। तब तक सुरेश भी अंदर चला आया। कैसी हो बेटी? तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक हूँ भैया, धारा ने धीरे से कहा तो सुरेश ने कहा, भानु को छोड़कर जा रहा हूँ, शाम को विमला आएगी तो इसे ले जाएगी। ठीक है बेटी? धारा बोली, जी ठीक है। सुरेश कमरे से बाहर निकल गया। केशव मामा आज नहीं आए क्या? धारा ने पूछा। आए हैं, शाम को गांव जाते आएंगे तुमसे मिलने। आजा मेरे पास बैठ। धारा ने अपनी बाहें फैला दी। भानु खुश होकर बोला, दीदी, हम लोग अरिजीत भैया के घर में ही रह जाए। यहाँ कितना अच्छा लगता है। गांव में तो मामी मुझे ढंग से खाना भी नहीं देती है, उसने शिकायत भरी आवाज में कहा। धार ने बिना कुछ बोले धीरे से उसे गले लगा लिया। केशव जी इतना शर्मिंदा थे कि उनकी धारा के सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अपनी बहन के बच्चों के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। अपनी कायरता छुपाने के लिए वो पारुल मामी के स्वभाव की ढाल लेते थे, लेकिन वास्तव में उनका दब्बुफ स्वभाव ही वजह थी कि वो पारुल मामी के आगे कुछ भी नहीं बोल पाते थे। शुरू से ही पारुल उन पर हावी हो गई थी। पंडित जी, आज घर नहीं जाएंगे क्या? नीतू ऑफिस में से चाय के कप ले जाने आई थी। हाँ, जा ही रहा हूँ, धारा से मिलते हो जाऊंगा। नीतू चौंक कर बोली, अरे आप सुबह से गई नहीं मिलने? नीतू हैरान हो गई। काम में लगा था, फिर मालकिन भी सुबह सुबह जल्दी में चली गई थी, इसलिए पूछ नहीं पाया, वो निरीह स्वर में बोले। नीतू बोली, अरे मालकिन कोई मना थोड़ी ही करती, आप कहकर चले जाते, हम बता देते मालकिन को। नीतू को अजीब लगा कि धारा की इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद उसके मामा यहाँ बैठे अपना काम निपटा रहे हैं। केशव जी सिर हिलाते हुए उठ खड़े हुए। वो गेट पर पहुंचे तो विमला भी बाहर निकल रही थी। विमला उन्हें देखकर बोली, पंडित जी, आप भी हॉस्पिटल जा रहे हो क्या? केशव जी ने हामी भरी। हाँ विमला, तुम भी वहीं जा रही हो क्या? विमला ने जवाब दिया, जी, भानु को वापस लेकर भी आना है, वो धारा के पास है।
चलो फिर मैं उधर से गांव निकल जाऊंगा, तुम वापस आ जाना। दोनों एक साथ हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़े। अरिजीत मुंबई पहुंच गया था और अपने फ्लैट में बैठा हुआ था। वो धारा की तबीयत का पता करना चाहता था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि कैसे करे। मॉम की वजह से वो आते समय धारा से मिलकर भी नहीं आ सका। एक बार उसने सोचा कि देर रात को मॉम के जाने के बाद वो हॉस्पिटल निकल जाएगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि मॉम को पता चला तो वो नाराज हो जाएंगी, और वो उन्हें किसी तरह नाराज नहीं करना चाहता था। आखिरकार धारा और उसका भाई उन्हीं के ऊपर निर्भर है। उनके वहां रहने और पढ़ाई पूरी करवाने में मॉम की मदद बहुत जरूरी है। एक बार धारा की पढ़ाई शुरू हो जाए, फिर वो उसके लिए अपनी मॉम से बात कर लेगा। मॉम ने तो पहले भी कहा था कि उन्हें उसकी खुशी सबसे प्यारी है। पैसा रुतबा कुछ मायने नहीं रखता। उन्होंने ही तो कहा था कि तुझे कोई पसंद है तो बता दे। तब तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो धारा के लिए इतना सोचने लगेगा। अभी वो बैठा बैठा सोच ही रहा था कि उसके फोन पर मुग्धा की कॉल आने लगी। हेलो सिस्टर, क्या हो रहा है? इतनी जल्दी मुझे मिस करने लगी? अरिजीत शरारत से मुस्कुराते हुए बोला तो मुग्धा उदास स्वर में बोली, रियली, बहुत याद आ रहे हो आप। अरे सच में, ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? कहकर वो हंस दिया। बस भाई, कल मैं भी निकल जाऊंगी। अरिजीत चौंक कर बोला, अरे तुम्हें तो अभी रुकना था, अभी रुको, अभी तो तुम्हारी छुट्टियां बची हैं। बस भाई, यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। मॉम इतना वियर्ड बिहेव कर रही है, हर समय गुस्से में, हर समय उकड़ी उकड़ी। अरिजीत उसे समझाते हुए बोला, मुग्धा ऐसा मत कहो, मॉम की परेशानियां समझो, वो बहुत कुछ झेल रही हैं, उनको समझने की कोशिश करो। वो जो भी करती हम लोग के भले के लिए करती हैं। बोलो, नहीं करोगी ना? मुग्धा अपने मन को समझाते हुए बोली, हाँ नहीं करूँगी। आपकी क्लासेस तो कल से शुरू होंगी। अरिजीत ने जवाब दिया। हाँ, बाबा आ गए क्या? मुग्धा ने बताया, नहीं अभी नहीं भाई। चलो मॉम से बात करवा दो मेरी। मॉम अभी नीतू के साथ वॉशरूम में है, निकलती है तो बात करवाती हूँ, या फिर आप उन्हीं के फोन पर कॉल कर लो। अभी धारा वापस नहीं आई है? अरिजीत ने पूछ लिया। मुग्धा बोली, नहीं अभी नहीं भाई। अरिजीत बोला, मुग्धा, बाबा और मॉम को मनाने की कोशिश करना कि वो धारा के भाई को यहीं रख ले। उसकी मामी उन लोगों को साथ नहीं रखना चाहती। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं। मॉम हेल्प करेंगी तो वो और उसका भाई चैन से रह सकेंगे। मुग्धा ने चौंक कर पूछा, आपको कैसे पता? विमला ने बताया था। वो हड़बड़ाकर बोला। मुग्धा का दिल किया कि अपने भाई को बता दे कि मॉम आजकल धारा से कितनी नाराज है, लेकिन अरिजीत के समझाने के बाद मॉम के बारे में कुछ गलत नहीं कहना चाहती थी, इसलिए चुप रह गई। इधर केशव जी हॉस्पिटल पहुंचकर भी बिमला के सामने ज्यादा कुछ बात नहीं कर पाए। उन्हें गांव जाने की भी चिंता थी। उनके जाने के बाद बिमला ने भानु को कमरे से बाहर भेजकर दबे शब्दों में धारा को पवित्रा जी के बारे में बता दिया। विमला दी, मैं उस घर में अब जाना नहीं चाहती। आप मेरे कपड़े यहीं भिजवा देंगी क्या? धारा ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा। कहाँ जाएगी? उस पारुल मामी के घर? देखा पंडित जी को मैंने, एक बार ये भी नहीं पूछा कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं है बेटी, इससे तो यहीं रहे। मालकिन थोड़ा कुछ कह लेंगी, लेकिन रहेगी तो चैन से। धारा की आंखों के सामने पवित्रा जी का नफरत से भरा हुआ चेहरा आ गया। नहीं, उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं वापस अपने गांव लौट जाऊंगी, न उनके मालिक के यहाँ न मामा के घर रहूंगी। विमला चुपचाप उसका चेहरा देखती रह गई। कोई बात तो जरूर थी जिसने धारा को इतना दुख दिया था। वो तो मून पैलेस में आकर खुश थी और अपने भाई को भी अपने साथ रखना चाहती थी। पवित्रा जी को भी चैन नहीं था। केशव जी को किन शब्दों में कहकर धारा को अपने घर से बाहर निकाले। वो लगातार यही सोच रही थी। रघुवीर साहब से तो कुछ कहना बेकार ही था, क्योंकि वो पहले ही दिन से धारा के सौम्य स्वभाव और सेवा भाव के मुरीद हो गए थे। उनकी बातों से ही उसके लिए स्नेह साफ दिखाई देता था। मुग्धा भी जिस तरह उसे सपोर्ट कर रही थी, उसे भी कुछ समझाना मुश्किल था। डोर पर दस्तक हुई तो अपने ख्यालों से बाहर निकल आई। रघुवीर साहब अंदर चले आए। उन्होंने अंदर आते हुए पूछा, पवित्रा, तबीयत तो ठीक है? आज शाम से ही अपने रूम में चली आई? हाँ, थोड़ा सिर दर्द हो रहा था, पवित्रा जी ने बुझे स्वर में कहा। अरे विमला कहाँ है? कुछ दवाई ले लेती या फिर विमला से मसाज करवा लेती, वो फिक्र भरी अंदाज में बोले। पवित्रा जी ने मना कर दिया। नहीं, आपके साथ एक कप कॉफी पीऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा, कहकर वो मुस्कुरा दी।
रघुवीर जी मुस्कुराकर बोले, ओह, चलो फिर मैं आपको नीचे ले चलता हूँ। उन्होंने बहुत प्यार से पवित्रा जी को उनकी चेयर पर बिठाया और उनके साथ नीचे चले आए। विमला काफी देर धारा के पास बैठी रही, फिर जाने के लिए उठी तो भानु से बोली, भानु, चलो काफी देर हो गई है, आज नीतू पर बहुत काम बढ़ गया होगा। वैसे ही मालकिन नाराज है, कहीं और गुस्सा ना हो जाए। धारा विमला की बात सुनकर बोली, भानु को यहीं छोड़ जाओ, मैं डॉक्टर साहब से बात कर लूंगी, आप बस मेरे कपड़े भिजवा देना। धारा कैसी बातें कर रही है, क्या वाकई लौट कर नहीं जाएगी? मालकिन ने थोड़ा गुस्सा दिखा दिया तो क्या, तुम्हारी परवाह भी तो करती है। धारा बोली, विमला दी परेशान मत होइए, मैं ठीक रहूंगी, अपने गांव लौट जाऊंगी, मैं और मेरा भाई किसी पर बोझ तो नहीं होंगे। भानु धारा की बात सुनकर बेसब्री से बीच में बोल पड़ा, दीदी वहीं चलो ना, वहां कितना अच्छा लगता है, विमला दीदी कितना अच्छा खाना बनाती है। धारा ने चुपचाप अपने भाई को गले लगा लिया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता देखकर विमला को समझ आ गया कि वो जो कह रही है उससे हटने वाली नहीं है। विमला फिर से बोली, एक बार सोच ले धारा, गरीबों को तो ये सब सहना पड़ता ही है, क्या करें, हमारे लिए गरीबी ही सबसे बड़ा पाप है, सोच ले दोबारा। विमला का चेहरा धारा के प्रति चिंता से भर गया था। धारा ने आगे बढ़कर विमला के हाथ अपने हाथों में ले लिए और बोली, विमला दी, मुझे ज्यादा बोलना नहीं आता, आपने बड़ी बहन की तरह साथ दिया है, आप तो हमेशा याद रहेंगी, चाहे मैं कहीं भी चली जाऊं। विमला की आंखें भी भीग गईं। रात में पवित्रा जी की मदद करने के बाद भी विमला जब रूम में ही खड़ी रही तो पवित्रा जी ने भवें सिकोड़ कर उसकी तरफ देखा तो विमला बोली, जी, वो धारा कह रही थी कि उसके कपड़े हॉस्पिटल ही भिजवा दे, वो वहीं से अपने गांव निकल जाएगी। विमला ने आंखें झुकाकर कहा, उसे विश्वास था कि मालकिन ऐसे धारा को वापस नहीं जाने देंगी। पवित्रा जी चौंक कर बोली, क्या? पवित्रा जी को एकदम से विश्वास नहीं हुआ। विमला ने फिर अपनी बात दोहराई, ठीक है, सुबह सुरेश से उसका सारा सामान भिजवा देना, आप जाओ यहाँ से। उन्होंने अपने को संभल कर शांति से कहा। विमला ने एक विश्वास से अपनी मालकिन की तरफ देखा, लेकिन उनका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। विमला उनके रूम से बाहर निकल आई। उसका रोने का मन हो आया। उसने देखा था कि पवित्रा जी की धार ने किस तरह घंटों सेवा की है। वो बहुत मन से उनके काम करती थी, अपना आराम भूलकर उनका ध्यान रखती थी। मालकिन कभी किसी के साथ ऐसा रुखिया व्यवहार नहीं करती थी। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। पवित्र जी बहुत रिलैक्स फील कर रही थी। उन्हें कुछ करना भी नहीं पड़ा और उनके रास्ते का पत्थर खुद हटने को तैयार है। वो उस लड़की को इस तरह से नहीं निकालना चाहती थी, लेकिन अरिजीत की तरफ देखकर उन्हें ऐसा कठोर निर्णय लेना पड़ा था। धारा अपने रूम से निकली और रिसेप्शन पर बैठी नर्स से डॉक्टर मृदुल को पूछने लगी। नर्स ने बताया कि अभी डॉक्टर मृदुल आए नहीं है। वो वापस अपने कमरे में आई तो भानु पूछने लगा कि क्या वो विमला के लाए टिफिन में से कुछ खा ले। धारा ने उसके हाथ मुंह धुलवाए, फिर उसे आराम से बिठाकर उसके लिए टिफिन खोल दिया। खाना खाने के बाद थोड़ी देर भानु कमरे में ही इधर उधर उछलता कूदता रहा, फिर थक कर सो गया। धारा ने उसे अपने बेड पर ही लिटा लिया। सोए हुए भानु की भोली सूरत देखते हुए वह फिर ख्यालों में खो गई। कितना अच्छा समय था जब उसकी माँ उनके साथ थी। कभी उन्हें लगा ही नहीं कि वो गरीब है। माँ इतनी अच्छी तरह घर संभालती थी कि उनको किसी चीज का अभाव महसूस नहीं हुआ। उनकी माँ को चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़ती थी, उसका बच्चों पर उन्होंने कोई असर नहीं पड़ने दिया। अपनी माँ की यादों ने उसकी आंखें भिगो दी। धारा, तुम्हें डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। नर्स मीना से उसकी अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। उसने भानु को अच्छे से चादर ओढ़ा दी और डॉक्टर मृदुल के रूम की तरफ बढ़ गई। आओ बेटी, बैठो। डॉक्टर मृदुल ने अपने सामने खोली फाइल हटाई और उसकी तरफ देखा तो धारा बोली, सर, मैं कल सुबह जाना चाहती हूँ। मैंने जो कहा था उसके बारे में क्या सोचा तुमने, क्या डिसीजन लिया? उन्होंने सामने बैठी धारा से पूछा। सर, मैं अपने गांव लौट जाऊंगी, धारा ने सर झुकाकर कहा। डॉक्टर मृदुल ने गहरी सांस ली और फिर धारा के चेहरे की तरफ देखने लगे। क्यों, तुम्हें यहाँ रहने में क्या हिचक है? सर, बात हिचक की नहीं है, धारा धीमी आवाज में बोली। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। वो बहुत उदास थी। डॉक्टर साहब बोले, मैं समझता हूँ कि तुम्हें बहुत बड़ा धक्का लगा है पवित्र जी के व्यवहार से, लेकिन अपने भविष्य के आवेश में कोई निर्णय मत लो।
देखो धारा, मैं तुम पर कोई जोर नहीं डालूंगा। तुम खुद बहुत समझदार हो और सेंसिबल लड़की हो। सिर्फ अपने लिए मत सोचो, अपने भाई के बारे में सोचो। गांव में तुम्हारे अपने लोग होंगे, लेकिन तुम्हारे भाई का भविष्य क्या होगा? क्या तुम चाहती हो कि वो भी थोड़ा बहुत पढ़कर खेती करते हुए अपनी जिंदगी काटे? अच्छी तरह सोच लो, फिर निर्णय लेना। वो धारा को चुप देख कर बोलते रहे। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, उसने फिर दोहराया। धारा की बात सुनकर वो बोले, बोझ तो तुम सूर्यवंशी लोगों की यहाँ भी नहीं थी, तो यहाँ कैसे रहोगी? वहां भी तुम काम करती थी। मैंने कहा ना कि तुम मेरे हॉस्पिटल में काम कर सकती हो, या ना चाहो तो मैं और कहीं अच्छी जगह तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। धार ने असमंजस से पूछा, लेकिन आप ये सब क्यों करेंगे? डॉक्टर साहब बोले, क्योंकि मुझे तुम और तुम्हारे भाई में अपना बचपन दिखाई देता है। मैंने भी बहुत संघर्ष किया है, आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ पता नहीं कितनी फटकार कितनी गालियां सुनकर। अगर तुम्हारी किसी भी तरह की मदद कर पाया तो अच्छा लगेगा मुझे। धारा उनकी बात सुनकर बोली, मैं एक बार गाँव हो आऊँ फिर बताऊंगी आपको। धारा को अपनी चिंता नहीं थी, लेकिन वो अपने भाई को परेशानियां झेलते नहीं देखना चाहती थी। डॉक्टर साहब गहरी सांस लेकर बोले, ठीक है, तुम जब चाहो गांव चली जाओ, लेकिन यूं ही चुपचाप गायब मत हो जाना। बताकर जाना कि तुम्हारा क्या फैसला है। कहकर डॉक्टर मित्रुल मुस्कुराए। धारा भी मुस्कुरा दी। डॉक्टर मित्रुल उसके लिए अनजान थे, लेकिन उनका स्नेहिल चेहरा उसे अपनी माँ की याद दिला रहा था। इससे पहले कि उसकी आंखों में फिर आंसू छलक आए, वो उठ खड़ी हुई और बाहर निकल आई। आगे क्या होगा? धारा अब क्या करेगी? क्या वो डॉक्टर साहब की बात मान लेगी? अरिजीत अब क्या करेगा? पवित्रा जी आगे क्या करने वाली है? अरिजीत क्या पवित्रा जी के इरादे भांप जाएगा? अरिजीत को जब अपनी माँ की हरकतों के बारे में पता चलेगा तो क्या करेगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।